अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट की हुई है कोलेजन। प्रीवियस वीडियो में हमने कोलेजन के टाइप्स और उसका स्ट्रक्चर देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ कोलेजन कि हमारी बॉडी में कोलेजन सिंथेसाइज कैसे होती है। वी ऑल नो दैट कोलेजन इज़ अ प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक प्रोटीन है। इसका मतलब जो सेल इसको सिंथेसाइज करेंगे वो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में स्क्रीट करेंगे। तो हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोटीन्स हैं जो सेल से स्क्रीट आउट होती है ना, उनका पाथवे ऑफ सिंथेसिस कुछ स्पेसिफिक होता है। वो कैसे? लाइक ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के रिजल्ट में वो प्रोटीन्स बनती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाती हुई वो हमारे पास गोल्गी ऑपरेटस के पास जाती है। गोल्गी ऑपरेटस उनको मॉडिफाई करके उनको सिक्रीटरी वेसिकल्स में पैक करके सेल से स्क्रीट आउट करवा देता है। ओके, तो बिल्कुल कोलेजन की सिंथेसिस का पाथवे भी कुछ ऐसा ही है, बट डिफरेंस यह है कि इसकी सिंथेसिस सिर्फ इंट्रासेलुलर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। जब सिक्रीटरी वेसिकल आउटसाइड द सेल सिक्रीट हो जाता है तो रिमेनिंग सिंथेसिस उसकी वहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, सिंथेसिस इनिशिएट इंट्रासेलुलर होती है बट कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। बट अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हमारी बॉडी के कौन से सेल्स हैं जो कोलेजन को सिंथेसाइज करते हैं। वो है हमारे पास फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट बेसिकली में कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं जो कि कोलेजन को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी के डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू के, हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अपने फिब्रोब्लास्ट हैं। लाइक अगर मैं बोन्स की बात करूं तो बोन के जो फिब्रोब्लास्ट हैं वो ओस्टियोब्लास्ट हैं जो अपने कोलेजन को सिंथेसाइज करेंगे। सिमिलरली जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के जो फाइब्रोब्लास्ट है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं जो कि कार्टिलेज की कोलेजन को सिंथेसाइज करेंगे। इसलिए हर कनेक्टिव टिश्यू के अपने फाइब्रोब्लास्ट है जो उस कनेक्टिव टिश्यू के लिए कोलेजन सिंथेसाइज करते हैं। ओके, खैर ये तो हो गए सेल्स और इसकी सिंथेसिस। अब क्या है कि जो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन है ये डिफरेंट स्टेप्स पे कंसिस्ट होती है। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, और हर स्टेप में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लाइक इसी को दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई है। ये देखें, ये फ्लो चार्ट में हमारे पास आपको क्या होगा कि एक तो आपको पता चलेगा सिंथेसिस इनिशिएट किस स्ट्रक्चर से हुई और एंड किस स्ट्रक्चर पे हुई और कौन सा स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर से बन रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास सबसे पहले प्री प्रो अल्फा चेन बनती है। प्री प्रो अल्फा चेन से फिर प्रो अल्फा चेन, देन प्रो कोलेजन, देन ट्रोपो कोलेजन, फिर ट्रोपो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर कोलेजन फिब्रिल्स बनाते हैं एंड देन कोलेजन फिब्रिल्स के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट करके कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं। ओके, तो अभी हम जब डिटेल में इसके सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, फिर हम ईच स्ट्रक्चर को देखेंगे भाई कैसे बनता है। बट अभी के लिए बस आप ये सिर्फ याद रख लो, इस फ्लो चार्ट डायग्राम को माइंड में रख लो कि ये चीज़ें बनती है इस चीज़ से। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी सिंथेसिस की तरफ। एज ए टोल्ड के सिंथेसिस फाइब्रोब्लास्ट में होती है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है फाइब्रोब्लास्ट का, ये उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये उसके ऊपर राइबोसोम्स पड़े हुए हैं। सिमिलरली ये हमारे पास गोल्जी है और ये फाइब्रोब्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया पूरा फाइब्रोब्लास्ट का साइटोप्लाज्म। तो कहानी शुरू करते हैं हम इसके न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में हमारे पास पड़े हैं कोलेजन की जीन्स। कोलेजन की जीन्स की होनी है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में हमारे पास मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनने के बाद वो न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसकी सरफेस पे जो राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, इन राइबोसोम्स ने इस मैसेंजर आरएनए को करना है ट्रांसलेट। इसकी होनी है ट्रांसलेशन। ओके, जैसे इसकी ट्रांसलेशन होगी, वी ऑल नो दैट कि मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन में पॉलीपेप्टाइड ही बनती हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए की राइबोसोम्स ट्रांसलेशन करते हैं। तो एज अ रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज हो रही है। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड की अगर आप एन टर्मिनल पे देखें ना, ये ग्रीन कलर का आपको कुछ स्मॉल स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस। ओके, ये पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल पे अटैच होता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड है ना, इसको डायरेक्ट करता है, इसको पाथवे प्रोवाइड करता है कि भाई आपने जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना, ल्यूमन में आना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सिमिलर जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हम उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं कि भाई आपने यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, इस साइड पे जाना। सिमिलरली ये सिग्नल सीक्वेंस इस न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड को डायरेक्ट कर रहा है कि भाई आपने ल्यूमन में आना है। ये सिग्नल सीक्वेंस इस न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में ले आता है। अब ट्रांसलेशन के रिजल्ट में जो सबसे पहली चीज़ बनी वो थी न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड अलोंग विद द सिग्नल सीक्वेंस।
तो न्यूली सेंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड एंड द सिग्नल सीक्वेंस, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्री प्रो अल्फा चेन। ओके, अगर क्वेश्चन आए कि भाई ट्रांसलेशन के रिजल्ट में सबसे पहली चीज़ क्या बनती है, वो हमारे पास प्री प्रो अल्फा चेन बनती है। अच्छा, अब ये जो न्यूली सेंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड थी, तो उसके ल्यूमन में आ गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो सिग्नल सीक्वेंस का तो काम ख़त्म। सिग्नल सीक्वेंस का तो काम ख़त्म हुआ, क्योंकि इसका पर्पज़ यही था कि इसको इसके ल्यूमन में लाना है। वो एक दफ़ा उसके ल्यूमन में आ गया, उसका काम खास ख़त्म, वो बोलेगा टाटा फिनिश बाय बाय। सिग्नल सीक्वेंस क्लीव होकर सिग्नल सीक्वेंस सेपरेट। तब ये जो प्री प्रो अल्फा चेन है ना, ये बन जाती है प्रो अल्फा चेन। तो प्री प्रो अल्फा चेन और प्रो अल्फा चेन में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, ये सिग्नल सीक्वेंस का। प्री प्रो अल्फा चेन में सिग्नल सीक्वेंस अटैच होता है, लेकिन जैसे ही वो रिमूव होता है तो वही प्री प्रो अल्फा चेन बन जाती है प्रो अल्फा चेन। खैर, प्रो अल्फा चेन बन गई है। अभी इसकी सेंसिस कंटिन्यू है, इसकी सेंसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसका मतलब ट्रांसलेशन अभी चल रही है। तो क्या कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इस प्रो अल्फा चेन की मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन से मतलब हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे, इस प्रो अल्फा चेन की ग्लाइकोसाइलेशन करवाएंगे। ओके, तो वो एंजाइम्स कौन से हैं हाइड्रोक्सिलेशन के, हमारे पास होते हैं हाइड्रोक्सिलेसिस। अब ये हाइड्रोक्सिलेशन कैसे करवाते हैं, आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना पॉलीपेप्टाइड में, वो होता है ग्लाइसिन एक्स वाई का रिपीटिंग सीक्वेंस। वाई पोजीशन पे या तो प्रोलीन होता है या तो लाइसिन होता है। अगर तो प्रोलीन होगा, उसकी हाइड्रोक्सिलेशन से वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन जाएगा। सिमिलरली अगर लाइसिन होगा वाई पोजीशन पे, तो आफ्टर हाइड्रोक्सिलेशन वो हाइड्रोक्सी लाइसिन बन जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रो अल्फा चेन पे वाई पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है, OH लग गया। और करवाने वाला हाइड्रोक्सिलेशन कौन है, ल्यूमन के अंदर पड़े हुए एंजाइम्स प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेस एंड लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेस। अब ये एंजाइम्स हैं, ऑब्वियसली इनको कोई कोफैक्टर्स भी चाहिए होंगे डेफिनेटली। ऑक्सीजन, फेरस फॉर्म में आयरन और स्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन C भी बोलते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं इन हाइड्रोक्सिलेसिस को। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हाइड्रोक्सिलेसिस अपना एक्शन यानी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक केस रखता हूँ, मानो किसी भी रीज़न की वजह से हमारी बॉडी में स्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। किसी भी रीज़न की वजह से हमारी बॉडी में स्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी। अच्छा, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हुई तो उससे क्या होगा, आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोक्सिलेशन है, वो जो कोलेजन की 3 अल्फा चेन्स होती है ना, उनमें जो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, वो इसी हाइड्रोक्सिलेशन की हेल्प की वजह से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो OH लगता है ना हाइड्रोक्सिलेशन का, ये OH बेसिकली उस इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो जब हाइड्रोक्सिलेशन ही नहीं हुई, OH ही नहीं इंट्रोड्यूस हुआ वाई पोजीशन पे, तो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से आएगा। जब इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो जो ट्रिपल हेलिक्स बन रहा है ना, वो बिल्कुल अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल ट्रिपल हेलिक्स जनरेट होगा। तो जब ट्रिपल हेलिक्स अनस्टेबल होगा ना, तो रिजल्टिंग सिंथेसाइजिंग कोलेजन फाइबर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम होगी, बिल्कुल वीक कोलेजन फाइबर्स बनेंगे। ओके, तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं जहाँ पे कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, वो भी वीक होंगे। तो एज अ रिजल्ट जो कंडीशन अराइज होती है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। ओके, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विटामिन C की वजह से, विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होती है। आज पता चला कि कैसे होती है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी। अच्छा, अब स्कर्वी के पेशेंट्स में हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हमें पैटिकी देखने को मिलती है, एक्यूमोसिस। अब ये क्या है, जो हमारे सबक्यूटेनियस ब्लड वेजल्स है ना, जो जस्ट अंडर द स्किन होती हैं, वी ऑल नो दैट के ब्लड वेजल्स में हमारे पास कोलेजन होती है। ओके, अब क्योंकि कोलेजन हमारे पास वीक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, तो ब्लड वेजल्स भी फ्रेजाइल होंगी, वो इजीली रप्चर हो जाएंगे, उनमें पोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारी स्किन के अंडर हमें रेड स्मॉल डॉट्स नज़र आएंगे। अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊँ, ये देखें, ये लिम्स में आपको रेड रेड स्मॉल डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैटिकी। ओके, अब एक्यूमोसिस भी बिल्कुल इसी के साथ रिजेंबल करती है, बट इसमें एक है, इसमें स्मॉल रेड डॉट्स नहीं होते, बल्कि एक ख़ास स्पेसिफिक पैच वो रेड हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये कैसे बिल्कुल एक पूरा एक पैच रेड हुआ हुआ है, ख़ास डॉट्स नहीं है, तो ये उसको हम बोलते हैं एक्यूमोसिस। अब ये पैटिकी और एक्यूमोसिस दोनों हो क्यों रहे हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स में से ब्लड लीक कर रहा है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए, फ्रेजाइल हो गए हैं। ओके, सिमिलरली जो हमारे पास गम्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं, अगर वो हमारे पास वीक हो जाते हैं,
तो उससे क्या होगा, हमारे पास गम डिजीज़ होंगे डिफरेंट, इवन जो ब्लड वेसल्स हैं गम्स की, उनकी फ्रेजिलिटी की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग गम्स की कंडीशन राइज होगी। और इवन अगर स्कर्वी कंटिन्यू रहती है तो लूजनिंग ऑफ द टीथ की कंडीशन भी आ सकती है। ओके, तो ये तो थी हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन, जिसको हाइड्रोक्सिलेसिस करवा रहे थे। खैर, अब सिमिलरली कुछ एंजाइम्स है जो इसी वाई पोजीशन में जो हमने OH इंट्रोड्यूस करवाया, हाइड्रोक्सिलेशन करवाया, इन्हीं OH के साथ कुछ ग्लूकोज शुगर्स, ग्लैक्टोज शुगर्स अटैच करवा के इसकी ग्लाइकोसाइलेशन हो जानी है। तो एंजाइम्स ने हाइड्रोक्सिलेशन करवा दी, ग्लाइकोसाइलेशन करवा दी। ये है प्रो अल्फा चेन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन किसकी हुई है? प्रो अल्फा चेन की। स्टिल अभी भी प्रो अल्फा चेन ही है, इसमें भी कोई इसका कोई नेम चेंज नहीं हुआ। बट हाँ, इसकी सिंथेसिस अब कंप्लीट हो गया। पहले अब आगे इसकी सिंथेसिस कंटिन्यू थी, जब हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ग्लाइकोसाइलेशन होगी, इसकी सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि ये एक प्रो अल्फा चेन है, इसी टाइप की दो और प्रो अल्फा चेन आएंगी। ये तीनों प्रो अल्फा चेन आपस में असेंबल होंगे। ओके, असेंबल होके ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी। ये स्ट्रक्चर आपको देखें, जब तीनों प्रो अल्फा चेन मिले तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगी ये। जब अगर आप गौर करें ना, तो इस स्ट्रक्चर का सेंट्रल पोर्शन तो ट्रिपल हेलिक्स है, लेकिन इस टर्मिनल पे भी, इस टर्मिनल पे भी कोई ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। सी टर्मिनल पे भी नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर है, एन टर्मिनल पे भी नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल, सॉरी नॉन हेलिकल सी टर्मिनल एक्सटेंशन, और इसको हम बोलते हैं नॉन हेलिकल एन टर्मिनल एक्सटेंशन, या हम इसको प्रोपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। अब सेंट्रल रीजन में तो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही क्रिएट हुई, ट्रिपल हेलिक्स बन गया। अब एक्सटेंशंस जो हैं इसकी, वहाँ पे तो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए तो ट्रिपल हेलिक्स नहीं ना है, क्योंकि हाइड्रोजन इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो अब उसकी जगह क्या होगा? ये जो एक्सटेंशंस हैं इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पे, वहाँ पे होगा इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हम इंटरचेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 प्रो अल्फा चेन है ना, तो हर चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए, इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बेसिकली भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी ना तीनों अल्फा चेन्स को एक अलाइनमेंट में लाते हैं ताकि एक स्टेबलाइज्ड ट्रिपल हेलिक्स बन सके। ओके, खैर पहले तो ये हमारे पास प्रो अल्फा चेन थी, जब ये एक्सटेंशन पे इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ था। जैसे ही एक्सटेंशन पे इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट हुआ, ये प्रो अल्फा चेन कन्वर्ट हो गई प्रो कोलेजन में। ओके, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड इट वाज प्रो अल्फा चेन, बट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड इट बिकम्स प्रो कोलेजन। ओके, प्रो अल्फा चेन से अब बन गया हमारे पास प्रो कोलेजन। सबसे पहले हमारे पास क्या बन रही थी ट्रांसलेशन के रिजल्ट में? प्री प्रो अल्फा चेन। प्री प्रो अल्फा चेन से सिग्नल सीक्वेंस रिमूव हुआ, वो हमारे पास प्रो अल्फा चेन बनी। प्रो अल्फा चेन के अगर स्ट्रक्चर में इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्रिएट हुई उसके एक्सटेंशंस में, तो हमारे पास प्रो कोलेजन बन गई। अब इस प्रो कोलेजन ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्क्रीट आउट होना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में गई, गोल्जी ने इनको सिक्रीटरी वेसिकल्स में पैक किया और इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रीट आउट हो जाना है सेल से बाहर और आ जाना है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। ओके, अभी आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है, अभी ये प्रो कोलेजन ही है। ओके, अब ये प्रो कोलेजन आ गई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, इसको सिक्रीटरी वेसिकल्स बाहर ले आए हैं। गोल्जी ने हमारे पास सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाए थे, इसको पैक करके बाहर भेज दिया। अभी आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब ये जो प्रो कोलेजन है ना, इसकी जो एक्सटेंशंस थी नॉन हेलिकल, अब वो नॉन हेलिकल एक्सटेंशंस है, हमें उनकी क्या ज़रूरत? हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें सी टर्मिनल की एक्सटेंशन और एन टर्मिनल की एक्सटेंशन दोनों को रिमूव करवाना पड़ेगा, उनकी क्लीवेज करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ ये जो सेंटर वाला ट्रिपल हेलिक्स बना है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ही कुछ एंजाइम्स होते हैं पेप्टिडेजीज, जो यहाँ पे एक्ट करते हैं और ये नॉन हेलिकल एक्सटेंशंस को रिमूव करवा देते हैं, क्लीवेज करवा देते हैं इनकी। जो सी टर्मिनल पे हमारे पास एक्ट करते हैं उनको बोलते हैं सी प्रो कोलेजन पेप्टिडेजीज, और जो एन टर्मिनल पे एक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एन प्रो कोलेजन पेप्टिडेजीज। खैर, ये नॉन हेलिकल एक्सटेंशंस प्रोपेप्टाइड्स ये रिमूव हो गई, ये हमारे पास प्योर ट्रिपल हेलिक्स जनरेट हो गया। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोकोलेजन। ओके, तो प्रोकोलेजन और ट्रोपोकोलेजन में डिफरेंस क्या था? ट्रोपोकोलेजन में दोनों नॉन हेलिकल एक्सटेंशंस थी, सॉरी प्रो कोलेजन में नॉन हेलिकल एक्सटेंशंस थी, लेकिन जैसे ही नॉन हेलिकल एक्सटेंशंस हमने रिमूव करवाई वो बन गए ट्रोपोकोलेजन। ओके, अच्छा, ये जो ट्रोपोकोलेजन के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम मैच्योर कोलेजन के मॉलिक्यूल भी कंसिडर करते हैं,
ये ट्रोपोकोलाजन के मॉलिक्यूल्स आपस में क्वार्टर स्टैगर्ड अरेंजमेंट में अरेंज होंगे। वो कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रोपोकोलाजन का मॉलिक्यूल है, इसके 3/4 पोर्शन पे नेक्स्ट ट्रोपोकोलाजन का मॉलिक्यूल आके स्टैक कर जाएगा। सिमिलरली इसके 3/4 पोर्शन पे नेक्स्ट ट्रोपोकोलाजन का मॉलिक्यूल आके स्टैक कर जाएगा। ओके, तो ये क्वार्टर स्टैगर्ड अरेंजमेंट में अरेंज होंगे और कोलेजन फिब्रिल्स बनाते जाएंगे। और हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में बहुत सारे कोलेजन फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे जो खुद पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते जाएंगे। तो जो कोलेजन फिब्रिल्स की ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है ना, ये सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करती है। किसके लिए? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसाइल ऑक्सीडेज। ओके, अब कोलेजन फिब्रिल्स बन गए, उनकी पैरेलल अरेंजमेंट बन गई है। अभी एंड टाइम पे आके लाइसाइल ऑक्सीडेज ने एंट्री मार दिया। थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब ये है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। लाइसाइल ऑक्सीडेज क्या करवाता है कि हमारे पास कोलेजन फिब्रिल है, ओबियसली कोलेजन फिब्रिल में कोलेजन के मॉलिक्यूल होंगे, तो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स में होते हैं हमारे पास लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के रेजिड्यूज़। ये लाइसाइल ऑक्सीडेज क्या करवाता है? उन लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के रेजिड्यूज़ की ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ओके, तो ये जब लाइसिन में से जब अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा, डीअमाइनेशन हो जाएगी, तो वो हमारे पास रिएक्टिव एल्डिहाइड जिसको हम ए लाइसिन बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जिन कोलेजन फिब्रिल्स में डीअमाइनेशन होती जाएगी वहाँ पे ए लाइसिन और हाइड्रोक्सी ए लाइसिन बनते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोलेजन फिब्रिल है, इसकी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो गया, यहाँ पे ए लाइसिन और हाइड्रोक्सी ए लाइसिन है। तो इस कोलेजन फिब्रिल के ये जो रिएक्टिव एल्डिहाइड्स है ना, ये क्या करेंगे, जो नेबरिंग कोलेजन फिब्रिल है जहाँ पे अभी डीअमाइनेशन नहीं हुई, वहाँ तो सिर्फ लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन होंगे, सिंपल। तो ये इसके ए लाइसिन और हाइड्रोक्सी ए लाइसिन के रेजिड्यूज़ और इसके सिंपल लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के साथ कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स बना लेंगे। सिमिलरली जितने भी यहाँ पे कोलेजन फिब्रिल्स हैं वो आपस में मिल लेंगे, कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स बनाएंगे और एक असेंबल्ड मैनर में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हमें मिल जाएंगे। ओके, ये हमारे पास देखिए एक पैरेलल फॉर्म में एक प्रॉपर असेंबल्ड मैनर में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये बने कैसे? जैसे कोलेजन फिब्रिल्स में कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स बने तो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स बन गए। तो ये तो थी हमारे पास इसकी पूरी सिंथेसिस। अच्छा, अब एक बात, जो इसकी पूरी सिंथेसिस है मैंने इसको एक समराइज फॉर्म में भी आपके लिए रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास, ओके जी, वेट, ये हमारे पास एक इसकी पूरे सिंथेसिस की एक शॉर्ट समरी। देखिए, ट्रांसलेशन हुई, ट्रांसलेशन के रिजल्ट में हमारे पास बनी प्री प्रो अल्फा चेन। ओके, प्री प्रो अल्फा चेन से हमने सिग्नल सीक्वेंस को रिमूव करवाया, वो हमारे पास प्रो अल्फा चेन बन गई। प्रो अल्फा चेन में हमने हाइड्रोक्सिलेशन करवाई, ग्लाइकोसाइलेशन करवाई, 3 प्रो अल्फा चेन एसोसिएट हुई, उनके एक्सटेंशन में इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बना तो वो प्रो कोलेजन बन गई। प्रो कोलेजन में हमने नॉन हेलिकल एक्सटेंशन को रिमूव करवाया तो वो ट्रोपो कोलेजन बन गई। ट्रोपो कोलेजन आपस में एसोसिएट हुई स्टैगर्ड मैनर में तो उन्होंने कोलेजन फिब्रिल्स को बना दिया और कोलेजन फिब्रिल्स आपस में कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स बना के कोलेजन फाइबर्स बन गए। ओके, तो होपफुली आपको सेंसेस समझ आई भी होगी।